हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 अगस्त 2026 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली ये दो आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे, जिसमें से एक आर्टिकल जो है वो आज का है और एक आर्टिकल जो है वो कल का है। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल्स को हम लोग आज कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल हम लोग आज के फ्रंट पेज पर चलते हैं न्यूज़पेपर के और देखते हैं वहाँ पर क्या दिया गया है। देन वी विल मूव ऑन टू दीज आर्टिकल्स। तो ये आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर आपको जो 4 सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, दैट इज़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इनके मुख्यमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ओकेजन है बेसिकली सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग यहाँ पर चल रही है। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि जो ये जोनल काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, जोनल काउंसिल्स किस तरीके की बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में या किस आर्टिकल में इनका मेंशन आपको मिलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो कांग्रेस और सरकार के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये एक्सप्लेन पेज का हमारा जो एक आर्टिकल है आज का वो यही है। तो ठीक है, इस बात को हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो कल का एक आर्टिकल है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन पेज पर हम लोग आ रहे हैं और ये है वो आर्टिकल जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ कि वंदे मातरम को लेकर क्या डिबेट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर अभी बेसिकली जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसने ये फैसला लिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो वंदे मातरम के सिर्फ और सिर्फ जो पहले 2 स्टेंजाज हैं, ठीक है, मतलब पार्टी का यानी कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी जो कार्यक्रम होगा उसमें सिर्फ वो 2 ही स्टेंजाज जो है, जो पहले 2 स्टेंजाज हैं, वही गाए जाएंगे। ठीक है, और बीजेपी ने जो है वो इस बात को लेकर अटैक किया है नेशनल सॉन्ग का रेंडिनेशन। रेंडिशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो कांग्रेस पार्टी का जो अभी इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम हुआ था उनके दफ्तर में, और बाद में एक इवेंट बेसिकली गोवा में भी हुआ, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके के 2 स्टेंजाज को ही गाया, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब कांग्रेस की जो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है यानी कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, उसने यहाँ पर यह हवाला दिया है कि 1937 में, ठीक है, 1937 में जो है एक रेजोल्यूशन लिया गया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर वो अपना जो फैसला है वो ले रहे हैं। ठीक है, और उनका ये कहना है कि जो लीडिंग लाइट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट थे, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इंक्लूडिंग फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी जो है वो ये बात मानी थी कि सिर्फ और सिर्फ जो 2 स्टेंजाज हैं, ठीक है, उसी को जो है वो नेशनल सॉन्ग माना जाना है ना, और उसी को जो है वो आप पब्लिकली प्ले करेंगे या रिसाइट करेंगे। ठीक है ना, और ये बेसिकली जो अभी इशू है, ये बेसिकली अभी कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में जो है वो एक ये किया गया कि अगर आप वंदे मातरम को जो है, मतलब कहीं पर अगर कोई वंदे मातरम प्ले हो रहा है या वंदे मातरम गाया जा रहा है और उसको लेकर अगर कोई ये जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है या कोई डिस्ट्रप्शन किया जाता है या किसी को गाने से या प्ले करने से रोका जाता है, तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है ना, इसको नेशनल एंथम के समान जो है वो रखा गया है। ठीक है, बट कहीं पर भी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि वंदे मातरम कितना है। ठीक है, मतलब वंदे मातरम तो है जो मतलब जितना भी पूरा है, लेकिन उसमें से नेशनल सॉन्ग कितना है ये अभी तक कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसी को लेकर ये पूरा का पूरा इशू है। तो यहाँ पर देखिए, जो वंदे मातरम की कंपोजिशन है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मीनिंग है मदर आई बाउ टू दी। ठीक है, वंदे मातरम यानी कि मात्र को मैं वंदना करता हूँ, मात्र की। ठीक है, और इसको जो है वो संस्कृताइज्ड बंगाली में, यानी कि जो बंगाली का एक संस्कृत वर्जन होता था उसमें इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में। ठीक है, 1875 में जो है वो इसको किया गया था और अभी लास्ट ईयर इसका जो है वो 150वां वर्ष भी मनाया गया है, तो ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर भी हमने इसकी कंपोजिशन वगैरह को लेकर डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 1875 में ये गायक बना है, तो 2025 में इसके जो है वो 150 साल पूरे होते हैं। बट अभी ये इशू फिर से चल रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको ये ज़रूर देखने को एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो 1875 में इसको जो है वो कंपोज किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और उसके 6 साल के बाद इसको जो है वो उनका एक नॉवल था दैट इज आनंद मठ, उसमें इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, और आनंद मठ में बेसिकली क्या है कि जो लेट 18th सेंचुरी में सन्यासी रिवोल्ट या सन्यासी रिबेलियन होता है, ठीक है, ये बेसिकली बंगाल में एक आर्म्ड अपराइजिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, और जो उस समय के वहाँ के रीजनल मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके खिलाफ।
सन्यासी रिवेलियन, ठीक है। तो उसी की स्टोरी थी आनंद मठ में और वहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब वंदे मातरम को जो है वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है जब स्वदेशी मूवमेंट होता है 1905 से 1908 के बीच में, दैट बिकमिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था या जो स्वतंत्रता की हमारी लड़ाई थी उसके साथ ये जुड़ जाता है। हालांकि जो मुस्लिम लीग है वॉज अगेंस्ट सम रेफरेंसेज इन द सॉन्ग एंड ऑल्सो बिलीव दैट बाउइंग टू द मदर अमाउंट्स टू आइडियलिट्री, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग जो है वो इसके मतलब बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना था कि बाउइंग टू द मदर का मतलब है वो कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप या आइडियलिट्री को अमाउंट करता है। और आपको पता है कि इस्लाम में जो है वो आइडियलिट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप अलग अलग धर्म में देखते हैं कि जैसे मंदिर वगैरह होते हैं या चर्च है या गुरुद्वारा है जो भी है, लेकिन आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी आप कह सकते हैं कि इमेज वर्शिप वहाँ पर किसी न किसी रूप में होता है, ठीक है। लेकिन इस्लाम में आप जो उनके मतलब मोस्ट आप कहते हैं जो प्रोमिनेंट फिगर है दैट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद, उनका कहीं पर आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसलिए मुस्लिम में या इस्लाम में आप कह सकते हैं कि आइडियलिटी पर बिलीव नहीं किया जाता है, वो उनका खुद का रिलीजियस बिलीव है, ठीक है। सही गलत उस पर हमें नहीं जाना है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये बाउइंग टू द मदर का मतलब है कि आप किसी के सामने शीश झुका रहे हैं, आप बाव कर रहे हैं, तो मतलब ये आइडियलिट्री है, ठीक है। इसके बाद 1937 का जो ये CWC का रेजोल्यूशन आता है, इसमें देखिए कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर डिस्कशन था, वंदे मातरम के इशू को लेकर। कुछ लोग इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस जो इस सॉन्ग को बहुत मतलब पूरे दिल से होल हार्टेडली सपोर्ट करते थे, और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है वो टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है उनके ओपिनियन या उनका विचार जानने के लिए लिखा, ठीक है। तो टैगोर जो है वो नेहरू को लिखते हैं कि टू मी द स्पिरिट ऑफ टेंडरनेस एंड डिवोशन एक्सप्रेस्ड इन इट्स फर्स्ट पोर्शन, द एम्फोसिस इट गिव्स टू ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशिएंट aspects of our motherland made a special appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem। तो इनका भी यही कहना था कि जो शुरुआत के पार्ट है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और उसी में एक स्पेशल अपील है। तो अगर इसको आप पूरी बाकी पोएम से अलग कर देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि आई फ्रीली कंसीड दैट द होल ऑफ बंकिम्स वंदे मातरम पोएम read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Muslim susceptibilities, but a national song, though derived from it, which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole। ठीक है, मतलब इनका भी ये कहना था कि ये जो पूरा का पूरा वंदे मातरम है, मतलब उसको पोएम ही थी वो एक, तो वंदे मातरम जो है अगर आप इसको पूरा का पूरा देखेंगे तो ये बेसिकली वही है कि जो मुस्लिम मतलब वही मुस्लिम या इस्लाम आप कह सकते हैं कि उनकी जो ससेप्टिबिलिटीज़ हैं उनको ये कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, है ना। और इसी में से जो नेशनल सॉन्ग निकला है, यानी कि वो जो फर्स्ट टू स्टेंजाज है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा है कि जो फर्स्ट टू स्टेंजाज है अगर आप उसको मान के चलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली सब्यसाची भट्टाचार्य की एक बुक है दैट इज वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, उसमें ये बात लिखी गई है। इसी के बाद 1937 के अक्टूबर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि जब भी वंदे मातरम जो है वो किसी भी नेशनल गैदरिंग्स पर गाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले दो स्टेंजाज जो है वो गाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेंजाज जो हैं दे आर द स्टेंजाज ऑफ द सॉन्ग आर लिटिल नोन एंड ई हार्डली एवर संग, ठीक है। ज़्यादातर ये हो सकता है मतलब अभी पिछले कुछ समय से ही ये जो नेशनल सॉन्ग है ये पूरा का पूरा गाया जाने लगा है, ठीक है। बीजेपी ने इस चीज़ को मतलब एक तरीके से शुरू किया है, बट उससे पहले जनरली जो है वंदे मातरम के सिर्फ दो ही स्टेंजाज गाए जाते थे, ठीक है। तो दे कंटेन सर्टेन एल्यूजन्स एंड अ रिलीजियस आइडियोलॉजी विच में नॉट बी इन कीपिंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। तो मतलब ये बाकी स्टेंजाज के लिए कहा गया है कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं जो हो सकता है कि बाकी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनसे मैच, उनकी आइडियोलॉजी से मैच ना करती हो। अब महात्मा गांधी ने भी इस सॉन्ग के को एडमायर करते हुए, इसकी प्रशंसा करते हुए ये कहा कि दैट इट शुड नॉट बी संग एट गैदरिंग्स वेयर पीपल ऑब्जेक्टेड टू इट, यानी कि ये ऐसी सभाओं में, ऐसी गैदरिंग्स में इसको नहीं गाना चाहिए जहां पर लोग इसका विरोध करते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 1939 यानी कि 1939 में उन्होंने हरिजन में ये लिखा कि इट वॉज एन एंटी इंपीरियलिस्ट क्राई। एंटी इंपीरियलिस्ट क्राई मतलब जो इंपीरियल रूल है ये उसके खिलाफ एक आवाज़ है, ठीक है। इट हैड नेवर अकर टू मी दैट इट वॉज अ हिंदू सॉन्ग और मेंट ओनली फॉर हिंदूज। तो उनका ये कहना था कि ये मेरे लिए, मतलब मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये कोई हिंदू सॉन्ग नहीं है, या सिर्फ कोई ऐसा सॉन्ग या ऐसी पोएम नहीं है जो सिर्फ हिंदूज के लिए है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नाउ वी हैव फॉलन ऑन इविल डेज, आई वुड नॉट रिस्क, तो मैं इस चीज़ का जो है वो रिस्क नहीं लूंगा। आई वुड नॉट रिस्क अ सिंगल क्वेरल ओवर सिंगिंग वंदे मातरम एट द मिक्स्ड गैदरिंग। तो ये चीज़ महात्मा गांधी जी तक कही थी कि मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं ऐसा कोई खतरा नहीं उठाऊंगा कि जहां पर मतलब अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो प्रेजेंट है किसी भी ऐसी सभा या गैदरिंग में, और वहां पर मैं वंदे मातरम गाऊँ और वो भी पूरा गाऊँ, तो उससे जो है वो इस तरीके के कोई मतलब इल हैपनिंग्स हो जाएं,
उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, उसी महीने उन्होंने फिर से जो है हरिजन में ये लिखा कि दैट इफ एट एनी मिक्स्ड गैदरिंग एनी पर्सन ऑब्जेक्टेड टू द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम इवन विद द कांग्रेस एक्सपर्गेशंस द सिंगिंग शुड बी ड्रॉप्ड। ठीक है, उन्होंने यही कहा कि अगर मान लीजिए किसी भी ऐसी मिक्स्ड गैदरिंग में, मिक्स्ड गैदरिंग का मतलब वही है जहां पर अलग अलग धर्म समुदाय के लोग मौजूद है, ठीक है, अगर वहां पर इस तरीके की गैदरिंग में अगर वंदे मातरम की के सिंगिंग पे अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो ऑब्जेक्शन करता है, हालांकि जो कांग्रेस के एक्सपर्गेशन मतलब जो कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ 2 ही स्टेंजास गाने हैं, अगर उसके बावजूद कोई उसका जो है वो विरोध करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो वहां पर फिर इस तरीके का सॉन्ग नहीं गाना चाहिए। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी एंड दी हार्मनी ऑफ म्यूजिक बाय टेरेसा जोसेफ एंड A.M. थॉमस, इस बुक में ये बात मेंशन की गई है। अब इसको लेकर जो पॉलिटिकल डिबेट है वो क्या है, देखिए कि जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 के दिन, तो ये डिमांड हुआ कि वंदे मातरम को जो है वो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के रूप में जो है वो अडॉप्ट किया जाए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर कुछ मतलब इसका विरोध हुआ, फ्रिक्शन हुआ। 14 अगस्त 1947 को एट द एजम्पशन ऑफ पावर सेरेमनी सुचेता कृपलानी जो है उन्होंने फर्स्ट वर्स ऑफ वंदे मातरम जो है वो गाया वहां पर। ठीक है, इसके बाद 26 अगस्त को H.V. कामत जो है वो असेंबली में खड़े होते हैं और उन्होंने ये कहा कि दैट ऑन दैट डे सम ऑफ अस इन द हाउस नोटिस दैट अ नंबर ऑफ आवर ऑनरेबल फ्रेंड्स एंटर्ड द असेंबली चेंबर। आई वुड ऑलमोस्ट से ट्रूप्ड इनटू दिस हॉल आफ्टर अ सॉन्ग हैड बीन संग। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू लुक इनटू दिस मैटर। मतलब उनका यही कहना था कि मतलब लोग उससे खुश नहीं थे और इस तरीके की चीज़ें हुई तो इस चीज़ पर देखना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग जो है जिन्होंने प्रेफर करा कि ये वंदे मातरम की बजाय जो है वो जनगण मन को जो है वो नेशनल एंथम बनाया जाए, तो उसमें एक जो इसके फेवर में थे वो थे नेहरू। ठीक है, और एंड अमंग द रीजंस ही साइटेड वाज दैट वंदे मातरम वुड बी डिफिकल्ट टू सेट टू एन ऑर्केस्ट्रा। मतलब उनका ये कहना था कि जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में प्ले किया जाता है उसमें वंदे मातरम को प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब इसी के बाद 5 नवंबर 1948 1948 को सेठ गोविंद दास ने ये कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा कि वंदे मातरम जो है वो हमारा नेशनल एंथम हो सकता है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है वो वंदे मातरम के साथ एसोसिएट है, जुड़ा है। और अगर ये कहें कि इसकी जो धुन है वो ऑर्केस्ट्रा के लिए फिट नहीं है, तो इनका ये कहना है कि इस डिफ़िकल्टी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जो ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में यानी कि ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इसको दूर कर सकते हैं इस समस्या को। तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा नेहरू कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर इवेंचुअली जो है वो जनगण मन ही को ही नेशनल एंथम के रूप में माना गया। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति देश के पंडित प्रेसिडेंट डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने ये कहना था कि द कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड्स एंड म्यूजिक नोन एज जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि जनगण मन जो है वो नेशनल एंथम है, इज सब्जेक्ट टू सच ऑल्टरेशंस इन द वर्ड एज द गवर्नमेंट मे ऑथराइज एज ओकेजन अराइजेज। ठीक है, कि उसके कुछ शब्दों में ऑल्टरेशंस किया जा सकता है अगर मतलब गवर्नमेंट को ऑथराइज किया जा रहा है। और जो सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसने हमारे स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम में एक ऐतिहासिक भूमिका, एक ऐतिहासिक एक हिस्टोरिक पार्ट प्ले किया है, उसको जो है वो जनगण मन के समान ही उसका भी ऑनर या आदर किया जाएगा। दोनों का स्टेटस जो है वो समान होगा। और इससे जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो संविधान सभा के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो सभी इस बात से सेटिस्फाई या संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही थी। इसी चीज़ को बेसिकली अभी सरकार ने जब पीछे ये एक्ट लाए थे ना, जो ये नेशनल ऑनर्स एक्ट था जिसको अमेंड करके ये वंदे मातरम को जो है ये स्टेटस दिया गया नेशनल एंथम के समान, तो उसमें यही बात उन्होंने कोड भी की थी। ठीक है, अब बीजेपी ने जो है यहाँ पर मैंने बताया कि रिसेंटली जो है वो मेजर पुश किया है कि इस सॉन्ग के 6 स्टांजास जो है वो गाने हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यानी कि गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को नोटिफाई किया फर्स्ट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर सिंगिंग वंदे मातरम, डायरेक्टिंग दैट ऑल 6 स्टेंजास शिल बी संग ड्यूरिंग ऑफिशियल फंक्शंस। कि इस तरीके के कोई भी ऑफिशियल फंक्शंस होंगे तो उसमें सारे के सारे 6 स्टांजास जो हैं वो गाए जाएंगे। ठीक है, एंड द बीजेपी हैज लॉन्ग एक्यूज द कांग्रेस ऑफ गिविंग इट्स अपीजमेंट पॉलिटिक्स ओवर वंदे मातरम ट्रंकेशन। ठीक है, बीजेपी जो है वो यही कहती आई है कि कांग्रेस जो है वो वंदे मातरम को जो उन्होंने छोटा किया है कि 2 ही स्टेंजास जो है वो गाए जाएंगे, वो उनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो खुश रखना, सेटिस्फाई रखना। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो ऐसे समय पर आया है जब पार्लियामेंट ने ऑलरेडी जो प्रिवेंशन टू इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट है इसको पास कर दिया है। ठीक है, जो इस इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को अमेंड करता है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि अब नेशनल एंथम के साथ साथ यानी कि जनगण मन के साथ साथ जो स्टेटस जनगण मन का है वही स्टेटस जो है वो वंदे मातरम को भी मिल गया है। और अमेंडमेंट जो है वो इस चीज़ को ऑफेंस बनाता है कि अगर आप नेशनल सॉन्ग को
मतलब गाने से अगर किसी को प्रिवेंट करते हैं या कोई इस तरीके की असेंबली जहाँ पर इस तरीके का नेशनल नेशनल सॉन्ग गाया जा रहा है, आप किसी भी तरीके का व्यवधान या डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो वो एक ऑफेंस है। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उनका ये कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को ये चीज़ अनाउंस की थी कि वंदे मातरम यानी कि जिसके पहले 2 स्टेंजाज जो हैं वही नेशनल सॉन्ग होगा। ठीक है, और इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो काफ़ी हंसी खुशी के साथ जो है वो एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट ने जो है सिर्फ इस बात को लेकर डिस्कशन किया और कभी भी ऐसा कोई रिजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया गया जिसमें यह कहा गया हो कि पूरा का पूरा वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरफा फैसला है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने ये चीज़ जारी की है और जिसका कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग इशूज़ हैं, इसको समझिएगा आप कि नेशनल ऑनर्स एक्ट में जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो अभी अमेंड किया गया 1971 का, उसमें वंदे मातरम को नेशनल एंथम के समान स्टेटस दिया गया है। ठीक है, कि अगर आप नेशनल सॉन्ग को या वंदे मातरम को गाने से किसी को रोकते हैं या कहीं डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसमें ऑफेंस माना जाएगा, उसमें सजा का प्रावधान है। ठीक है, ये एक बात हो गई। लेकिन नेशनल सॉन्ग कितना है, ठीक है ना, नेशनल सॉन्ग कितना है कि वंदे मातरम के शुरुआत के 2 स्टेंजाज नेशनल सॉन्ग हैं या पूरा का पूरे 6 स्टेंजाज नेशनल सॉन्ग है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं इस बात को। इसी को लेकर कांग्रेस ने जो है वो पूरा का पूरा जो उसका 1937 का रिजोल्यूशन था और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को कहा, तो उन सब का जो है वो जिक्र यहाँ पर किया गया है। आई होप इस बात को आप समझ रहे हैं कि दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारे इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दीज सेशंस फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, चलिए, तो अब एक और जो आर्टिकल है, जो कल का एक आर्टिकल है, वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो देखिए, ये है वो आर्टिकल, डिग्निटी इन डेथ। ठीक है, यहाँ पर अभी ये फिर से क्यों इशू आ रहा है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको लेकर यहाँ पर इशू आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह लिखा गया है कि कैन अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन डिवाइज्ड इन कॉलोनियल इंडिया स्टिल सेटिस्फाई द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ डिग्निटी। ठीक है, जो कॉलोनियल इंडिया के समय में, मतलब जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था, उस समय जो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब मौत की सज़ा जो दी जाती है, यानी कि अभी तो मौत की सज़ा देने का तरीका है हिंदुस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है, फांसी है ना, हैंग टिल डेथ। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉमिस है ना, डेथ विद डिग्निटी, क्या उसको सेटिस्फाई करता है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इट कैन एटलीस्ट ऑन द मटीरियल करेंटली बिफोर इट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेरे सामने जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसके आधार पर वो चीज़ है। ठीक है, कि मतलब वो जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रॉमिस है डिग्निटी का, उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पर एक PIL, एक जनहित याचिका, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कोर्ट के सामने लगाई गई और उसमें यह आर्ग्यू किया गया कि दैट मेथड इज साइंटिफिकली अनरिलायबल, कि ये जो तरीका है वो साइंटिफिकली अनरिलायबल है और ये जो एक व्यक्ति का अधिकार है टू डिग्निफाइड डेथ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वायलेट करता है। हालांकि बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच थी, उन्होंने इस प्ली को जो है वो पूरी तरीके से खारिज या डिसमिस कर दिया है। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द चैलेंज रन इनटू 2 हर्डल्स। ठीक है, ये जो चैलेंज है वो 2 हर्डल्स उसमें सामने आते हैं। एक तो 1983 का एक मामला है, दैट इज दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 3 जजों की बेंच ने जो है वो हैंगिंग मतलब फांसी की जो सज़ा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन माना है। और जो पार्लियामेंट का फैसला है, ठीक है, कि हैंगिंग को रिटेन किया गया है जब ये BNSS बना है, उसमें भी। ठीक है, तो मेथड की अगर हम बात करें तो इंडिया में हैंगिंग इज द प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग डेथ सेंटेंस एंड इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमन लॉ, यानी कि ब्रिटिशर्स के समय पे ये चला आ रहा है कि जो भी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करने का तरीका है वो क्या है, हैंगिंग, फांसी, है ना। हिस्टोरिकली हैंगिंग जो है वो एक शॉर्ट ड्रॉप मेथड से की जाती थी। शॉर्ट ड्रॉप मेथड का मतलब है कि इसमें एसफाइक्सिएशन होता था। एक्सफाइक्सिएशन का मतलब है कि सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, दम घुटना जिसको बोलते हैं, वो होता था। लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न एग्जीक्यूशंस हैं उसमें लॉन्ग ड्रॉप मेथड फॉलो किया जाता है। लॉन्ग ड्रॉप मेथड का मतलब है कि जैसे ही आप व्यक्ति को लटकाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि उसकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, जो मतलब सर्वाइकल उसकी, आप कह सकते हो जो वर्टिब्रा ही कहते हैं उसको, C2 C3 जो है वो क्या हो जाएगी, स्नैप हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। ठीक है, उससे उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टूट जाएगी। तो अभी ये किया जाता है।
तो इससे बेसिकली क्या है कि इंस्टेंटली रेंडर द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस। तो जैसे ही उसकी ये C2 C3 टूटेगी या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टूटेगी, उसका जो सेरिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो उससे होगा क्या कि जो पर्सन है वो अचानक से क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, उसका होश जो है वो चला जाएगा। बट द लेंथ ऑफ द ड्रॉप मस्ट बी कैलिब्रेटेड टू द इंडिविजुअल्स वेट एंड हाइट, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो है उसको मतलब कितने समय तक लटकाया जाएगा वो उसके वजन और उसकी जो हाइट है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। आ ड्रॉप दैट इज टू शॉर्ट कैन फेल टू ब्रेक द नेक, अगर मान लीजिए उसको बहुत कम समय तक के लिए लटकाया जाता है तो उसका हो सकता है कि उसकी नेक टूटे ही ना, ठीक है, वो तब भी नहीं मरेगा, और उससे बेसिकली इस प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेंगुलेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई गला दबा रहा है लेकिन हड्डी टूट नहीं रही है, तो ऐसा हो सकता है। और अगर मान लीजिए जो ड्रॉप है अगर वो बहुत लंबा समय है तो उससे पर्सन डिकैपिटेट हो सकता है। डिकैपिटेट होने का मतलब है कि उसकी हो सकता है कि पूरी गर्दन ही अलग हो जाए, ठीक है, मतलब जो सर है वो अलग हो जाए धड़ से, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग प्रिजन प्रोटोकॉल है, मतलब जो जेल का प्रोटोकॉल है, जो प्रिजन का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो ये कहता है कि द बॉडी बी लेफ्ट हैंगिंग फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द ट्रैप डोर ओपन्स, ठीक है। आपने वो मूवीज वगैरह में देखा होगा किस तरीके से फांसी जो है वो दी जाती है। नीचे एक तख्त होती है ना, जिसके ऊपर व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर फिर वो एक काले रंग का कफन बांधते हैं, फिर उसको फांसी के फंदे पर लटकाते हैं, और जैसे ही वो जिसको जल्लाद बोलते हैं, वो जैसे ही वो नीचे से एक ट्रिगर खोल खींचता है तो वो नीचे का जो डोर होता है, वो ट्रैप डोर, वो खुल जाता है और व्यक्ति जो है वो लटक जाता है, ठीक है। तो उसमें उसी के लिए बोला गया है कि उसको 30 मिनट तक जो है वो कम से कम लटकाने का प्रोविजन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो चैलेंज किया गया उसमें यह कहा गया कि द पेटिशन सॉट अ डिक्लेरेशन दैट अ प्रोविजन प्रिस्क्राइबिंग हैंगिंग वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो ये चाहते थे कि उसमें ये प्रिस्क्राइब किया जाए कि ये जो प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उनका ये आर्ग्यू था कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू डाई थ्रू अ डिग्निफाइड प्रोसीजर। ये आर्टिकल 21 वैसे तो राइट टू लाइफ है, बट उसमें राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है, ऐसा उनका कहना था पिटिशनर में। दे सेड द मेथड इज अकम्पनीड बाय इंटेंस फिजिकल टॉर्चर। उनका कहना था कि ये जो तरीका है इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, और इसको इनहेरेंटली आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पर एक 1992 की, मतलब पिटिशनर्स का ये तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने 1992 की एक स्टडी जो है ऑफ द रिमेन्स ऑफ 34 पीपल हैंग्ड इन इंग्लैंड बिटवीन 1882 एंड 1945, 1882 से लेकर 1945 के बीच में जो 34 लोगों को, 34 लोगों को इंग्लैंड में जो है वो फांसी की सज़ा दी गई, उनके जो फिर रिमेन्स थे, ठीक है, उन पे स्टडी पे उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि C2 और C3 पर जो फ्रैक्चर्स हैं वो कॉमन है, लेकिन जो हैंगमैन्स फ्रैक्चर है, हैंगमैन्स फ्रैक्चर मतलब जिससे ये माना जाता है कि नियर इंस्टेंट डेथ हो जाती है, वो सिर्फ 34 में से 3 ही केसेस में दिखाई दिया गया है, और 6 लोग जो हैं वो एक्सपाइसिएशन से मरे, मतलब अचानक से वो हड्डी टूट नहीं रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है वो दम घुटने की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि दिस मेड हैंगिंग नाइदर क्विक नॉर कंट्रोलेबल, तो इसलिए जो हैंगिंग है, जो मतलब फांसी की सजा है, वो ना तो क्विक हो रही है और ना ही इसको किसी तरीके से ये कंट्रोलेबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक अनूप सुरेंद्र नाथ है, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्क्वायर सर्कल क्लिनिक एट द नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वही है जिसका अभी पीछे जिक्र हुआ था, है ना, जिसका पूरा का पूरा बैच जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था, याद है ना आप। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि द स्टडीज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट रेज्ड ब्रॉडर कंसर्न्स अबाउट द अजम्पशंस अंडरलाइंग हैंगिंग एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि उसमें जो मतलब स्टडीज कोर्ट के सामने पेश की गई हैं उसमें एजम्पशंस को लेकर ब्रॉडर कंसर्न्स हैं, ठीक है। इनका ये भी कहना है कि रिसर्चर्स हु एग्जामिन्ड द रिमेन्स ऑफ द एग्जीक्यूटेड प्रिजन्स फाउंड दैट पीपल हैड नॉट डाइड ऑफ दिस इंस्टेंट ब्रेकिंग ऑफ द नेक, इंस्टेड देयर अ होल होस्ट ऑफ अदर पेनफुल लॉन्ग ड्रॉन सफरिंग रीजंस दैट हैव कॉज्ड द डेथ। तो वही उनका कहना है जो उन्होंने प्रैक्टिशनर्स ने कहा है कि मतलब उसमें ये पाया गया है कि इंस्टेंटली जो है वो हड्डी, मतलब गले की हड्डी टूटने, गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से डेथ नहीं हुई है, और कारणों की वजह से डेथ हुई है, ऐसा बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो BNSS है, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका जो सेक्शन 393 सब सेक्शन 5 है, उसमें यह कहा गया है कि वेयर अ पर्सन इज सेंटेंस टू दैट, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है तो सेंटेंस शेल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, ठीक है, ही मस्ट बी हैंग टिल डेथ, वही चीज़ है ये कि उसको गर्दन से लटकाया जाए और तब तक जब तक वो मर ना जाए। द क्लॉज विच हैज़ बेयरली चेंज सिंस इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन CRPC इन 1861 में ये जो क्लॉज है ये तब से ऐसा ही बना हुआ है, इसमें कई सारे जो है वो अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और अभी भी ये BNSS में भी इसी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो हमें राइट टू लाइफ विच इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था दैट इज 1996 का, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी ये माना कि राइट टू लाइफ में ये इंक्लूड किया गया, दैट इज राइट टू लिव एंड कंसिक्वेंटली डाई विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 का एक केस है दैट इज दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह माना है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ हैंगिंग आफ्टर एग्जामिनिंग मेडिकल एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड कंपैरेटिव एग्जीक्यूशन मेथड्स,
ठीक है, कि मतलब इन्होंने ये माना है कि हैंगिंग जो है वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, उसमें उन्होंने मेडिकल एविडेंस देखे हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए हैं, और साथ ही साथ जो बाकी एग्जीक्यूशन के मेथड है उनसे कंपैरिजन भी किया गया है। कोर्ट का ये कहना है कि हैंगिंग व्हेन प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड, हैंगिंग यानी कि जब उसको सही तरीके से किया जाए तो ये क्विक तरीका है और सर्टन मेथड एग्जीक्यूशन का, और ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं करता है। इट सेड दैट द प्रोसेस कॉजेज नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर मेथड्स एंड अवॉइड्स बार्बरिटी, टॉर्चर एंड डिग्रेडेशन। मतलब बाकी मेथड से अगर कंपेयर करें तो उससे कोई ज़्यादा पेन इसमें नहीं होता है, ठीक है, बल्कि कम ही होता है, ऐसा कोर्ट का कहना है। द टॉप वाई टॉप कोर्ट अपहेल्ड हैंगिंग, अब कोर्ट ने हैंगिंग को सही क्यों माना है? यूनियन गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट हैंगिंग रिमेन्स द सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सरकार का भी ये कहना है कि हैंगिंग यानी कि फांसी की सजा देना, मतलब फांसी पर लटकाना जो है वो सेफेस्ट और क्विकेस्ट तरीका है। ठीक है, इट सेड दैट नो बोस्ड एग्जीक्यूशन एज एवर रिकॉर्डेड इन इंडिया। बोस्ड एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जब आप कोई भी एग्जीक्यूशन का तरीका अपना रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसमें जो है वो व्यक्ति को ज़्यादा पेन हो सकता है, मतलब तड़प रहा हो वो, है ना। तो ऐसा कोई भी मामला आज तक इंडिया में देखा नहीं गया है। हालांकि अमेरिका में जो लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, अमेरिका में इस तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है मारने के लिए, उसमें कई सारे मतलब उस कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि वो तरीका फेल हो सकता है, बट इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फांसी जो है वो फेल हुई हो। ठीक है, तो इसीलिए बेंच ने यहाँ पर कोई भी ऐसा कारण बेंच को नहीं मिला कि ये जो दीना वाला केस था इसको वापस से रिविजिट किया जाए। इसमें कोर्ट ने यह पाया कि द पेटिशनर्स हैड प्लेस्ड साइंटिफिक मटेरियल बिफोर द कोर्ट बट हेल्ड दैट द मटेरियल डिड नॉट डिस्प्लेस द बेसिस ऑन विच दीना हैड बीन डिसाइडेड। ठीक है, तो मतलब कोर्ट ने यह बात मानी कि पेटिशनर्स ने उनके सामने साइंटिफिक मटेरियल प्रोड्यूस किया है, लेकिन कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो उस आधार को, उस बेसिस को जो है वो डिस्प्लेस करे जिस आधार पर ये जो दीना वाला केस है ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, और ना ही ये स्टैब्लिश करता है कि लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन या लीथल गैस और शूटिंग वो एडवांटेज प्रोवाइड करता है ओवर हैंगिंग। ठीक है, इसके बाद कोर्ट ने ये कहा, इट रेफर टू द रीजनिंग इन दीना वेयर हैंगिंग थ्रू द लॉन्ग ड्रॉप मेथड वाज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट इमीडिएट अनकॉन्शियसनेस थ्रू सर्वाइकल फ्रैक्चर। तो उन्होंने वही कहा कि जो दीना में रीजनिंग थी वो यही थी कि लॉन्ग ड्रॉप मेथड जो है विच इज़ अ प्रोसेस, उसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से इमीडिएट अनकॉन्शियसनेस होती है सर्वाइकल फ्रैक्चर के थ्रू। कोर्ट का यह कहना है कि जो एग्जिस्टिंग मेथड है दैट कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई द स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ डेथ सेंटेंस विद डिसेंसी एंड डेकोरम एंड विदाउट डिग्रेडेशन और ब्रूटैलिटी। ठीक है, तो इसमें कोई डिग्रेडेशन या ब्रूटैलिटी नहीं है, बल्कि डिसेंसी और डेकोरेशन से डेथ सेंटेंस को जो है वो कैरी आउट किया जा रहा है। ऐसा मतलब जो केंद्र का, आप कह सकते हैं, या स्टेट का अथॉरिटी का जो ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वाइल डिसमिसिंग द पिटिशन, और पिटिशन को खारिज करते हुए बेंच ने यह कहा कि स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ ट्रीटिंग द इशू एज क्लोज्ड फॉर एवर। मतलब ये नहीं माना है कि ये इशू जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है वो इवॉल्व होते हैं, और जो फ्यूचर चैलेंज है दैट कुड अराइज इफ न्यू साइंटिफिक और मेडिकल और एम्पेरिकल मटेरियल फंडामेंटली ऑल्टर्स द एजम्पशन ऑन विच दीना वाज डिसाइडेड। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नई साइंटिफिक स्टडी या कोई ऐसी चीज़ आती है, ठीक है, जो बेसिकली दीना में जो एजम्पशन किया गया है, अगर उसको वो फंडामेंटली चेंज करती है तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं, बट एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी इस चीज़ को ओपन रखा है कि वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं उसको जो है वो एग्जामिन करें, है ना, और शुड इट चूज टू डू सो। अगर मतलब उनको लगता है कि कोई ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया जाना चाहिए तो उसको पहले एग्जामिन करें। अब मॉडर्न एग्जीक्यूशन स्टेटस मेथड्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में 2/3 यानी कि 2/3 जो वर्ल्ड के नेशंस हैं, यानी कि लगभग 113, उन्होंने डेथ पेनल्टी को इन लॉ और प्रैक्टिस जो है वो बंद कर दिया है। ठीक है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, लेकिन 2025 की रिपोर्ट ये बताती है कि फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब 2024 के कंपैरिजन में 12% इंक्रीज हुआ है एग्जीक्यूशंस में। ठीक है, द सर्च फॉर अ ह्यूमन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन हैज लेड टू वेरिड प्रैक्टिसेस ईच कैरिंग इट्स ओन साइंटिफिक एंड एथिकल कंट्रोवर्सीज। मतलब कई सारे तरीके हैं कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा ह्यूमन है, तो उसमें सब सारे तरीकों में कुछ ना कुछ साइंटिफिक या एथिकल कंट्रोवर्सीज तो है। ठीक है, हैंगिंग जो है दैट रिमेन्स एज वन ऑफ द मोर वाइडली ऑथराइज मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, पर्टिकुलरली ऐसे देशों में जहाँ पर जो ब्रिटिश कॉमन लॉ, यानी कि जहाँ पर कभी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हों, यहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल रहा या जहाँ पर ब्रिटिशर्स का लॉ चलता था, वहाँ पर ये हैंगिंग अभी मोर कॉमन है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, सिंगापुर, जापान। यहाँ पर 2012 का जो कॉर्नल लॉ स्कूल है वो आइडेंटिफाई करता है 60 ऐसे देश हैं जिन्होंने हैंगिंग को ऑथराइज किया हुआ है, एज अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। बाकी मेथड्स कौन कौन से हैं? दैट इज लीथल इंजेक्शन। ठीक है, ये एक प्राइमरी तरीका है जो कई सारे यूएस स्टेट्स में फॉलो किया जाता है जहां पर डेथ पेनल्टी अलाउड है, और इसको चाइना में भी यूज करते हैं। इस मेथड में क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ ड्रग्स जो है वो कन्विक्ट जो है, जो दोषी है, उसको एडमिनिस्टर की जाती है। एक एनेस्थेटिक दिया जाता है, एक पैरालिटिक दिया जाता है, और फाइनली पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इससे, और ये जो प्रोसीजर है
ये कई बार बॉस्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड वीनस एक्सेस, मतलब अगर आपको, जैसे ऑब्वियस सी बात है, इंजेक्शन लगाने के लिए आपको व्यक्ति की नस चाहिए, अगर वो नस सही से नहीं मिल रही है या गलत जगह इंजेक्शन चला गया तो ये बॉस्ड हो जाता है। बॉस्ड मतलब फिर सही तरीके से ये हो नहीं पाता, और अगर एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा तड़पेगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका है शूटिंग, दैट इज फायरिंग स्क्वाड और सिंगल बुलेट। ये तरीका जो है वो चाइना, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया और पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया में इसको यूज़ किया जाता है। वाइल विजुअली वॉयलेंट और ट्रोमेटिक फॉर एग्जीक्यूशनर्स, मतलब सामने खड़े होकर गोली मारनी है किसी को, ठीक है, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा मतलब वॉयलेंट लगता है, और जो एग्जीक्यूशनर्स है, मतलब जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटिक है। प्रोपोनेंट से इट कॉजेज नियर इंस्टेंटेनियस कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, लेकिन जो इसके फेवर में है उनका कहना है कि इससे एकदम मतलब अचानक से ही इंस्टेंटेनियस कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आदमी के बचने की और इसको बोझ होने की भी चांसेस बहुत कम है। इसके बाद एक तरीका है बी हेडिंग। बी हेडिंग मतलब गर्दन काट देना, ठीक है, ऐसा बेसिकली सऊदी अरेबिया में किया जाता है। सऊदी अरेबिया कैरीज आउट एग्जीक्यूशंस बाय बी हेडिंग विद अ स्वॉर्ड। इट इज रिलायंट ऑन द एग्जीक्यूशनर्स प्रिसीजन। अब वो कितना ज़्यादा मतलब सही तरीके से होता है या बॉज हो जाता है, वो एग्जीक्यूशनर्स के प्रिसीजन पर डिपेंड करता है। फिर एक तरीका है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस मेथड है यूएस में। इसमें बेसिकली क्या है कि व्यक्ति को जो है वो प्योर नाइट्रोजन गैस इनहेल कराई जाती है, ठीक है। इससे बेसिकली क्या है कि एक्सपाइसिएशन होता है, वही मतलब दम घुटता है, एंड विदाउट ट्रिगरिंग दी हाइपर कैप्निक अलार्म रिस्पॉन्स। हाइपर कैप्निक अलार्म रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपके शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगे, ठीक है, तो उससे बेसिकली फीलिंग ऑफ सफोकेशन आती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ जो है वो व्यक्ति का दम घुटता है। हालांकि क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू कहना है कि ये एक सफिशिएंटली वेटेड नहीं है एंड अमाउंट्स टू ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। द लीगल डिबेट्स ओवर मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन इज लार्जली बिटवीन हाउ स्टेट पावर एंड ह्यूमन राइट्स इंटरसेक्ट, ठीक है, कि स्टेट की पावर और ह्यूमन राइट्स किस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा लीगल डिबेट है। रिफॉर्मिस्ट का ये आर्ग्यू है कि हैंगिंग कैन टेक टू मच टाइम इफ देयर आर एनी एरर्स, कि अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी या कुछ एरर्स होते हैं तो हैंगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और इससे व्यक्ति को क्रूअल या इनह्यूमन ट्रीटमेंट झेलना पड़ सकता है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अभी भी इन यूज़ है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है। तो फाइंडिंग एन एग्जीक्यूशन मेथड दैट बैलेंसेस द फाइनलिटी ऑफ स्टेट एक्शन विद द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विल रिमेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट है, अभी भी लागू है, तो इसीलिए एक ऐसा एग्जीक्यूशन मेथड ढूंढना जो कि स्टेट एक्शन की फाइनलिटी को और इंडिविजुअल की डिग्निटी को बैलेंस करे, ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल है, ठीक है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। तो आई होप कि आपको ये दोनों आर्टिकल्स मैंने जितने सिंपल तरीके से हो सकता था समझाने की कोशिश की है, और आपको ये समझ में भी आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो यही थे आज के आर्टिकल्स, और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इन सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और हम इन सेशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।